उदास राजा शेर। एक दिन राजा शेर का मंत्री भालू जंगल में घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, राजा शेर बहुत दिनों से उदास हैं। जो कोई भी राजा जी को हंसाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। आप सभी का स्वागत है, आइए और हमारे राजा को हंसाइए। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के सभी जानवर राजा को खुश करने के प्रयास करने लगे। सबसे पहले एक हाथी उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। हाथी अपनी सूंड से तरह तरह के करतब दिखाता है, लेकिन राजा को हंसी नहीं आती। फिर बंदर की बारी आती है। मैं आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ राजा जी। बंदर अपने बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखाता है, मगर वह भी हंसाने में नाकामयाब होता है। इसी तरह सभी जानवर कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती। अंत में नन्ही चींटी की बारी आती है। राजा के मंत्री भालू को लगता है किसी को इनाम नहीं मिलेगा। इतनी छोटी सी चींटी हमारे राजा को कहाँ से हंसाएगी। जब अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानवर नहीं हंसा पाए तो ये चींटी क्या हंसाएगी। तभी चींटी गुस्से में लाल होकर राजा के नजदीक आती है और कहती है, देखिए राजा जी, बहुत हो चुका। मैं आ रही हूँ आपके पेट पर गुदगुदी करने। आपको तो फिर हंसना ही होगा। अपनी तरफ गुस्से में चींटी को आता देख राजा की हंसी निकल पड़ी। हो 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 हो। राजा को हंसता देख सभी जानवर हंसने लगे और नाचने लगे। चींटी को भी राजा ने बहुत सुंदर इनाम दिया। 2 हिरन और भालू। जंगल का राजा शेर बहुत ही खूंखार था। उसे अपनी ही प्रजा को खाने में बहुत मजा आता था। उसका सबसे पसंदीदा खाना था हिरन। इसीलिए पूरे जंगल में एक भी हिरन बाकी नहीं रहा था। छुपते छुपाते एक हिरन का जोड़ा काफी दिनों से अपनी जान बचाए इधर उधर भटक रहा था। हिरन की पत्नी हिरनी माँ बनने वाली थी। हिरन को उसकी बहुत चिंता सता रही थी। हे भगवान, इस जंगल का रक्षक हमारा राजा हमारा दुश्मन बन चुका है। अगर किसी और जंगल में जाते हैं तो वो हमें शरण नहीं देंगे। मैं क्या करूं? किस तरह अपनी पत्नी और बच्चे की रक्षा करूं प्रभु? दिन रात हिरन यहाँ वहाँ अपनी पत्नी को लिए भटक रहा था। एक दिन रास्ते में उसे भालू दिखाई दिया। भालू उसे देखकर बहुत हैरान हो चुका था। अरे अरे हिरन भाई तुम, और अरे भाभी तुम। हे भगवान, मैं तो सोचता था तुम लोग अब जिंदा नहीं हो, इस दुनिया में ही नहीं हो। मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ, मगर तुम इतने दिनों तक थे कहाँ? हिरन अपनी परेशानी भालू को बताता है। हिरनी और हिरन को रोता बिलखता देखकर भालू को उन पर बहुत दया आ जाती है और भालू कहता है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, ये बच्चा इसी जंगल में पैदा होगा और इसका पूरा जिम्मा मेरा है। चलो मेरे साथ। भालू हिरन और हिरनी को लेकर जंगल के बीच में पहुंचता है और अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है, सुनो 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 मेरे दोस्तों, आज आप सभी यहाँ हिरन को देखकर बहुत हैरान होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जंगल से हिरन लुप्त हो चुके हैं और इसका कारण है हमारा राजा शेर, जो हमारा रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। अब हमारी हिरनी बहन माँ बनने वाली है। एक नया हिरन इस जंगल में आने वाला है, मगर उसकी जान को खतरा है। दोस्तों, मैं आप सबका साथ चाहता हूँ और अपने शेर को मार गिराना चाहता हूँ। अगर वो ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर इस तरह का कोई मासूम परेशान नहीं रहेगा। भूलिए मत, आज ये हिरन की बात है, कल हम में से किसी की भी हो सकती है।
भालू के इतने सारे अच्छे विचार सुनकर जंगल के सभी जानवर उसके साथ हो लिए और बंदर ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही क्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या करना है। सभी जानवर मिलकर राजा को मारने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो कुछ बहुत स्वादिष्ट खाने का पकाते हैं जिसमें जहर डाल देते हैं और अपने राजा को खिला देते हैं। राजा भोजन को देखकर बहुत खुश होता है, मगर भोजन खाने के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। राजा शेर को मरा हुआ पाकर अब सभी जंगलवासी बहुत खुश थे। हिरन भालू का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों को, हमारे बच्चे को बचाया। हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे दोस्त। और इसी तरह खुशी खुशी सभी जंगलवासी दोबारा जीने लगते हैं और अपना राजा भालू को बना देते हैं। सुनहरी गाय की मूर्ति। गोविंद बहुत मेहनती था। दिन रात मेहनत करके उसने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके आंगन में एक खूबसूरत सी दूध देने वाली गाय आ जाए। उसकी पत्नी के जन्मदिन पर गोविंद उसके लिए एक बहुत सुंदर गाय खरीद कर लाता है। गाय को देखते ही गोविंद की पत्नी खुशी से झूमने लगती है। अरे ये क्या, तुम मेरे जन्मदिन पर गैया लेकर आए हो? मैं कब से ऐसा चाह रही थी। दिन रात भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरे घर भी सुंदर सी गैया आए। मैं तुम्हारा ये तोहफा तो कभी नहीं भूलूंगी। चलो आओ, अब जल्दी करो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार रखा है। हाँ हाँ, चलो चलो। गोविंद और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। गैया भी एक नया घर पाकर बहुत खुश थी, लेकिन वो गैया कोई आम गैया नहीं थी। रात ढलते ही अचानक से गैया सुनहरे रंग में बदल जाती और ऐसा लगता मानो वो कोई प्रतिमा है, क्योंकि ना तो वो हिलती, ना बोलती और ना ही सोती। जिस तरह से खड़ी थी वैसी ही खड़ी रह जाती। यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी। एक दिन उनके पड़ोसी विषमनाथ ने अचानक से सुनहरी गाय को आंगन में खड़े हुए देखा। उसके मन में लालच आ गया। अरे ये क्या, सुनहरे रंग की सोने की बनी हुई गाय, और वो भी गोविंद के आंगन में। दिन में तो सफेद रंग की गाय रहती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अब तो पड़ोसी दिन रात गैया का दर्शन देखने के लिए इधर उधर से झांकता रहता। उसके मन में लालच आ चुका था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पड़ोसी की पत्नी ने कहा, अरे तो इतना सोच ही क्यों रहे हो, ये गोविंद तो बड़ा मालदार आदमी है। मैं तो कहती हूँ रात के अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा और आप आंगन टाप कर उधर चले जाओ। बाहर मैं इंतजार करती हूँ। थोड़ा सा गाय का पैर ही तोड़ कर ले आओ, हमारी पुश्तें खाएंगी। हाँ। अपनी पत्नी की बातों में आकर पड़ोसी वैसी ही हरकत कर बैठता है। लेकिन अचानक गोविंद की पत्नी की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए जाती है। अचानक उसका ध्यान जाता है कि उसका पड़ोसी दीवार फांदकर गैया की तरफ आ रहा है और गैया एकदम सुनहरे रंग की बदल चुकी है। गोविंद की पत्नी हैरान थी। गोविंद की पत्नी तुरंत अपने पति को उठाती है। गोविंद और उसकी पत्नी लगातार दरवाजे में छिपकर ये दृश्य देख रहे थे कि पड़ोसी आता है और सुनहरी गाय को जैसे ही हाथ लगाता है वो असली गाय में बदल जाती है। पड़ोसी घबराकर वहाँ से भाग जाता है। तभी गैया से आवाज आती है, मैं मामूली गाय नहीं हूँ यशोदा, मैं एक मूर्ति में इसलिए बदल जाती हूँ क्योंकि मुझे श्राप मिला है। मगर अगर मुझे सोना समझकर किसी ने भी तोड़ा तो मेरा वो अंग खत्म हो जाएगा। मुझे एक ऋषि ने ये श्राप दिया था, मगर उन्होंने कहा था 100 दिन के बाद ये श्राप खत्म हो जाएगा। आज 100वां दिन है यशोदा। आज से, अभी से, अब मैं 24 घंटे के लिए एक जिंदा गाय हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं श्राप मुक्त हो चुकी हूँ। गैया की ये बात सुनकर यशोदा और रघु को चैन आता है। दोनों चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं और रात को एक बात की तरह भूलने की कोशिश करते हैं। अगले दिन से उन्हें अपनी गैया यूं ही हंसती मुस्कुराती दूध देती हुई दिखाई देती है
और वो फिर से अपना जीवन पहले की तरह जीने लगते हैं। मिट्ठू तोता अपनी पसंदीदा लड़की मिट्ठी तोती से शादी करने वाला था। पूरे गांव को हर पक्षी के घर जा जाकर वो न्योता देते हैं, मगर काले कौवे को कोई भी शादी में बुलाने को तैयार नहीं था। मीठी तोती अपने होने वाले पति मिट्ठू तोते से कहती है, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया। ये काला कौवा बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। इसने मुझे दिन रात परेशान किया है। मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ, तुमने इसे ना बुलाकर मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी खुशी के आगे मुझे और क्या चाहिए मीठी। तोता और तोती बहुत खुश थे। जंगल के सभी पक्षी उनकी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही कौवे को ये बात पता चलती है कि सभी पक्षियों को बुलाया गया है सिवाय कौवे को छोड़कर, तो उसे बहुत ईर्ष्या होती है। अब वो तोता और तोती को परेशान करने की योजना बनाने लगता है। अगले दिन शादी के जोड़े में बैठी हुई तोती अपने जेवरों को ढूंढ रही थी। अरे कहाँ गए? कहाँ गया मेरा हार? यहीं तो रखा था। तोते ने कितने प्यार से शहर से मेरे लिए वो जेवर लाए थे। अब मैं क्या पहनूंगी? ये मेरे साथ क्या हो गया? तोती जोर जोर से रोने लगती है। बारात पहुंच जाती है। तोता हैरान था कि तोती अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। तोते की बात सुनकर तोती फिर से रोने लगती है। मेरा सपना टूट गया। मैंने तो सोचा था आज तुम्हारे खरीदे हुए अच्छे अच्छे जेवरों को पहनूंगी, पर पता नहीं सब कहाँ चले गए हैं। रात में मैंने यहीं रखे थे। मिट्ठू, मेरी बात का यकीन करो। मिट्ठू मिट्ठी से कहता है, कैसी बातें करती हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे जेवर नहीं, तुमसे शादी करनी है। चलो चलो जल्दी करो, फेरों के लिए देरी हो रही है। तभी मिट्टी की सभी सहेलियां फूलों से बनाए हुए सुंदर सुंदर जेवर उसके लिए लेकर आती हैं और उसे पहना देती हैं। अब मिट्टी पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छा है। तुम लोग बहुत अच्छे हो। मिट्ठू और मिट्टी शादी कर लेते हैं। सभी पक्षी बहुत खुश थे। बेचारा कौवा दूर से ईर्ष्या में फिर से कुड़ता रहा और जेवरों को अपने पास रखकर उसने सोचा, क्या फायदा? ना तो इन्होंने मुझे शादी में बुलाया और ना ही इस चोरी का कोई फायदा हुआ। मुझे अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। मीठा बोलूंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा, तो हर कोई मुझे शादी में बुलाएगा। मुझे जाकर माफी मांगनी चाहिए। कौवा तुरंत शादी होते ही दोनों के सामने आ जाता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। तोता और तोती उसे माफ कर देते हैं। समझदार मगरमच्छ, शेर और बंदर। बंदर की तो हमेशा से आदत रही है कि वो जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की नकल उतारता था, मगर उसने कभी भी शेर की नकल नहीं उतारी थी, क्योंकि राजा शेर अक्सर अपनी गुफा के अंदर ही रहता था। एक दिन राजा शेर का जंगल में घूमने का मन हुआ। घूमते घूमते राजा शेर एक प्यारे से तालाब के पास आकर बैठ गया और अपने आप से बातें करने लगा। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। अभी राजा ने इतना कहा ही था कि तालाब के पास के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर उसकी नकल करता है और वही बातें दोहराने लगता है जो शेर कहता है। कितना सुंदर नजारा है। ये कौन बोला? ये कौन बोला? बंदर ने फिर से उसकी नकल उतारी। राजा शेर परेशान होकर खड़ा हो जाता है। कौन है ये बदतमीज? कौन है ये बदतमीज? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंदर, तुम्हारी ये हिम्मत अभी बताता हूँ। बंदर, हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर बंदर उछलता हुआ दूसरे पेड़ और दूसरे से तीसरा पेड़ ऐसा करता करता जंगल के बीचों बीच तुरंत पहुंच जाता है। राजा शेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। कल आना,
कल तो तुझे जिंदा चबा डालूंगा। राजा को बंदर की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सब होता हुआ मगरमच्छ पानी के अंदर अंदर बैठा देख रहा था। अचानक थोड़ी देर बाद राजा शेर वहाँ से गायब हो जाता है और बंदर वापस लौट आता है। मगर ये क्या, बंदर के हाथ पर चोट लग गई थी। ये ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे हाथों पर। मजे से लटक कर जा रहा था, कांटे वाली झाड़ियों में फंस गया। अरे वैद्य जी कहाँ हो? मगरमच्छ जंगल का वैद्य था। मगरमच्छ पानी से निकलता है और बंदर की मरहम पट्टी करता है। मगरमच्छ बहुत समझदार था। उसने राजा शेर को पीछे से आते हुए देखा और समझ गया कि इस बार राजा शेर बंदर को कच्चा चबा जाएगा। समझदार मगरमच्छ ने बंदर को इशारा किया और कहा, जब तक मैं ना कहूँ चुप रहना। बंदर सर हिलाता है। तभी मगरमच्छ बंदर से कहता है, वाह, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं हमारे राजा जी के बारे में। मैं भी यही मानता हूँ कि हमारे राजा शेर से बेहतर इस जंगल में कोई जानवर नहीं है। मगर तुम आज जिस तरह से उनका मजाक बना रहे थे, जब मुझे बता रहे हो तो उन्हें भी मिलकर इस बात की माफी जरूर मांग लेना। अपनी बड़ाई सुनकर राजा शेर बहुत प्रसन्न हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बाद में मगरमच्छ बंदर से कहता है, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, मगर याद रहे अपने से शक्तिशाली का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। समझ गया। बंदर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है। एक दिन राजा शेर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हर कोई राजा के लिए दुआएं करने लगता है। सभी जंगलों से बहुत मशहूर वैद्य बुलाए गए, मगर राजा की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। एक दिन एक बहुत ही बुजुर्ग उल्लू, जो एक वैद्य थे, बहुत दूर के जंगल से राजा शेर की गुफा में पहुंचते हैं उनका इलाज करने के लिए। राजा शेर, आपकी ये हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वैद्य उल्लू जैसे ही गुफा से बाहर आते हैं, रानी शेर उनके पीछे पीछे आती हैं और पूछती हैं, वैद्य जी, कुछ बताइए ना, मेरे पति कब तक ठीक होंगे? महारानी जी, राजा शेर का ये अंतिम समय है। अगर कोई चीज उन्हें बचा सकती है तो वो मात्र एक है। क्या है वो? वो जो सामने आप पहाड़ी देख रही है ना, वहाँ पर एक बहुत सुंदर एक ऐसा पेड़ है जो सेब का है। मगर सेब का होने के बावजूद भी उसमें साल में बस एक ही सेब आता है, जो एक जादुई सेब है। अगर राजा जी को वो सेब खिला दिया जाए तो ये फिर से पुनः बिल्कुल सही हो जाएंगे। मगर याद रहे कि वो जादुई सेब आधी रात को ही लेकर आया जा सकता है, और जो भी उसे लाएगा उसे सुबह होने से पहले पहले राजा शेर को खिलाना है। मगर ये काम कौन करेगा? रानी शेर माँ बनने वाली थी, इसीलिए वो इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकती थी। वो रोने लगती है। लगता है महाराज अब हमें सच में छोड़कर चले जाएंगे। रानी की ये बात सुनकर उनका दरबान गधा रानी से कहता है, बुरा ना माने रानी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। आप मुझे मेरी ईमानदारी दिखाने का एक मौका दें। मुझे रात में चलने की बहुत आदत है। मैं उस पहाड़ी पर जरूर जाऊंगा। महाराज के लिए जादुई सेब सुबह से पहले लाकर दिखाऊंगा। महारानी, ये तुम क्या कह रहे हो? पूरा जंगल तुम्हें मूर्ख कहता है। दरबान से ज्यादा कोई काम तुम कर नहीं पाते, और तुम चाहते हो कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दे दूं? रानी रोते हुए कहती है, लेकिन फिर सोचती है, हाँ, और तो जंगल में ऐसा लेकिन कोई नहीं जो ये बात कह रहा हो। तो जाओ, तुम ही जाकर कोशिश तो करो। जी महारानी। गधा बहुत खुशी खुशी इस अवसर को पाकर अपने लक्ष्य पर निकल पड़ता है। सारी रात सफर करने के बाद आधी रात को जब वो पेड़ के पास पहाड़ी पर पहुंचता है, उसे बहुत दूर एक सेब नजर आता है, लेकिन सेब तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन था। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसने वहां बैठकर भगवान की आराधना की
और पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। अचानक पेड़ हिलते हिलते सेब नीचे आकर गिर गया। गधा बहुत खुश था। गधे ने तुरंत सेब को उठाया और राजा शेर की गुफा तक पहुंच गया। यह देखकर रानी बहुत खुश थी। रानी ने सेब को राजा को खिला दिया। सुबह होने से पहले पहले राजा शेर की तबीयत एकदम सही हो गई। राजा शेर को जब होश आया तो रानी शेर ने उन्हें सारी बात बताई। तब राजा शेर ने गधे से कहा, आज से ये गधा इस पूरे जंगल का सबसे समझदार जानवर बन जाएगा। अगर किसी ने इसे मूर्ख कहा तो उसे दंड दूंगा, दंड। गधा बहुत खुश हो जाता है। पूरा जंगल फिर से राजा संभाल लेता है और एक बार फिर से अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगता है। बाघ और लोमड़ी की कहानी। जंगल में सभी लोमड़ी और बाघ को बहुत ज्यादा चतुर मानते थे, क्योंकि दोनों ही सभी के साथ कभी न कभी धोखा कर चुके थे। हर कोई उनसे बचने के उपाय ढूंढता था, मगर लोमड़ी और बाघ हमेशा की तरह सबको धोखा देने में कामयाब हो जाते थे। एक दिन लोमड़ी बड़े मजे से अपने शिकार पर निकली। उसने बाघ की आवाज सुनी। बाघ जोर जोर से रो रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ, अरे कोई है, बचाओ रे, अरे हाय रे, मर गया। लोमड़ी बाघ की आवाज सुनती है, बाघ के पास जाती है। जब वो देखती है कि रोने वाला और कोई नहीं बाघ है, तब वो जोर जोर से हंसने लगती है। लगता है सारा जंगल जान चुका है कि तुम कितने धोखेबाज हो। आवाज सुनकर सोचा मैं भी मदद करूं, पर देखा तुम्हें तो हंसी निकल गई। जरूर तुम्हारी इसमें कोई चाल है, जितना जोर जोर से शोर मचा रहे हो। अरे नहीं, लोमड़ी बचाओ, अरे मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, तुम परेशान कैसे हुए? तुम तो सबको परेशान करने की वजह हो, और अकेले तुम नहीं हो। जंगल के सभी लोग हम दोनों को शैतान समझते हैं और हमारी बात पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं। लोमड़ी बहुत मजाक हो चुका, जरा ध्यान से करीब आकर देखो, मैं घायल हूँ। लोमड़ी जाकर देखती है तो समझ जाती है कि ये आवाज नकली नहीं बल्कि सच में बाघ बहुत बुरी तरह से घायल है। मगर ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? सच में तुम तो बहुत बुरी तरह घायल हो भाई। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जल्दी जाओ, वो सामने हरे रंग का एक छोटा सा पेड़ नजर आ रहा होगा तुम्हें। उसकी पत्तियां लाकर कूटो और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मेरे जख्मों पर लगा दो। ये जादुई पेड़ की पत्तियां हैं, मैं इन्हीं से ठीक हो सकता हूँ। ये वरदान मिला है हमारी प्रजाति को। लोमड़ी तुरंत हरी पत्तियों को तोड़ती है, लगा देती है। बाघ तुरंत सो जाता है। कुछ घंटे के बाद बाघ जब होश आता है तब लोमड़ी से कहता है, आराम मिला। शुक्र है लोमड़ी कि तुमने मेरी बात पर विश्वास किया, नहीं तो आज तो जान से हाथ धो बैठता। लोमड़ी बाघ से पूछती है, मगर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं, ये मेरे अपने बुरे कर्मों का ही नतीजा है। आज उड़ते उड़ते एक पक्षी ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं जाकर एक कांटेदार झाड़ी में गिरा। वहां से निकलते हुए कई कांटे मेरी छाती में चले गए और मैं जख्मी हो गया। बहन, आज तो मैंने कसम खाई है, अपने जंगल के किसी जानवर को, किसी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा। ये लोग ही तो हैं जो हमारी मदद करेंगे। आज पुकारने पर कोई नहीं आया सिवाय तुम्हारे। सोचो, अगर हम दोनों एक साथ कभी घायल हुए तो हम मर जाएंगे, क्योंकि इस जंगल में कोई नहीं है जो हमें सहारा दे। लोमड़ी बाघ की बात को समझ जाती है और कहती है, तुमने ठीक कहा भाई, मैं भी वादा करती हूँ आज के बाद किसी को भी नहीं सताऊंगी। लंबे पैरों वाला चूहा। गर्भवती चूहिया बहुत जल्द अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। एक दिन उसका पति चूहा उससे कहता है, मेरी बात सुनो, मैंने सुना है कि अगर गर्भवती महिला बहुत खूबसूरत चीजें देखे तो बच्चे पर असर पड़ता है। तुम हमारे बच्चे को बहुत खूबसूरत पैदा करना।
मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा जिराफ के साथ मत घुमा करो, कहीं वो भी इतना लंबा निकल आया तो। चूहिया ये बात सुनकर जोर जोर से हंसती है। कैसी बातें करते हो, मैं मानती हूँ कि जिराफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे भाई की तरह है। हर रोज मैं उसी के साथ समय बिताती हूँ, मगर इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि हमारे बच्चे पर उसका असर पड़ेगा? मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। हाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारी जाति अलग है, हम जिराफ नहीं चूहा है। चूहे ने तो बहुत समझाया, लेकिन चूहिया कभी उसकी बात ही नहीं मानती थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त जिराफ के साथ दिन भर जंगल में घूमती थी। एक दिन जब बच्चा होने का समय आता है तो चूहिया जोर जोर से चिल्लाती है, ये क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? थोड़ी ही देर में चूहा घर लौटता है और लंबी टांगों वाला चूहा देखकर वो हैरान रह जाता है। हाँ, ये क्या? ये किसका बच्चा है? चूहिया बहुत हैरान होकर अपने पति से कहती है, हाँ, ये हमारा ही है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि सारा दिन जिराफ के साथ घूमने के बाद हमारा बच्चा इतनी लंबी टांगों वाला होगा। अब तो हम इस बिल में रह ही नहीं सकते, हमें अपना घर जल्द से जल्द बदलना होगा। चूहा यह सब देखकर बहुत हैरान रह जाता है। मैं मानता हूँ ये मेरा बेटा है, मगर तुम्हारी संगत के कारण इसकी आकृति इतनी अजीब हो गई। अब बोलो जिराफ से कुछ करे। थोड़ी देर में जिराफ वहाँ आ जाता है और चूहिया से कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, आओ, बच्चे के लिए नया घर मैंने पहले से बना कर रखा है। मैं भी मन ही मन डरता था कि मेरी बहना सारा दिन मेरे साथ रहती है, कहीं ये बात सच न हो जाए। आओ लंबी टांगों वाले चूहे, चलो नए घर में। जिराफ एक बहुत खूबसूरत सा बिल उस परिवार को दे देता है। अब चूहा और उसका परिवार खुशी खुशी नए घर में रहने लगते हैं। लेकिन लंबी टांगों के होते हुए ये बात जंगल के सभी लोगों को बहुत अजीब लगी। सभी ने चूहे से कहा, ये तुम अपनी पत्नी को गलत कह रहे हो कि ये जिराफ के कारण हुआ है। चूहों में 100 साल के बाद एक चूहा लंबी टांगों का पैदा होता है। ये वही है, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो चूहे, ये तुम्हारा बच्चा हमारे जंगल के लिए वरदान है। ये बात सुनकर चूहे के मन में प्रसन्नता छा जाती है। चूहा और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब एकदम खुशी के साथ वो अपना जीवन जीने लगते हैं। मुर्गी का लकड़ी का घर। रघु नाम का एक ग्वाला था। उसके पास गाय, भैंस, बकरियां तो थी ही, साथ ही साथ मुर्गियां भी पालता था। उसके पास इतने सारे पशु थे कि उनका ख्याल रखने में उसका सारा दिन बीत जाता था। मुर्गियां इतनी ज्यादा थीं कि रोज रोज उन्हें गिनना रघु के बस की बात ही नहीं थी। उन्हीं में एक बहुत ही चालाक और चतुर मुर्गी थी। रघु हर रोज एक मुर्गी को बेच दिया करता था। जैसे ही कोई व्यापारी मुर्गी खरीदने के लिए आता तो चतुर मुर्गी कहीं ना कहीं जाकर छिप जाया करती थी। ऐसा करते करते कई दिन, कई महीने निकल गए। धीरे धीरे उसने लकड़ियां इकट्ठा करके कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर भी बना लिया था, जहां वो सुबह और शाम छुप कर रहा करती थी। ये अच्छा जीवन है, खाओ पियो मजे करो और सुबह शाम अपने लकड़ी के मजेदार घर में आके आराम करो। हाँ, ये हुई ना बात, अब करती हूँ मजे। रघु गया किसी और मुर्गी को बेचने। लेकिन एक दिन उसने देखा कि बहुत सारी मुर्गियां अलग नजर आ रही हैं और एक मुर्गी को अलग ही नजर आ रही है। अरे, ये मुर्गी अलग ही नजर आ रही है, लगता है कई दिनों से इसका नंबर नहीं आया। अब इसे बेच ही देता हूँ। अगले ही दिन जब व्यापारी आया तो चतुर मुर्गी की चालाकी नाकामयाब हो गई। उसने उसे लकड़ी के घर में देख लिया। लगता है रघु ने मुझे देख लिया है। अब मैं क्या करूं? मगर अब छुपने की कोई जगह बची नहीं है। हाय रे मेरा मोटापा, इसने तो सारी पोल खोल दी। अच्छा, तो ये बात है, ये लकड़ी का घर इसी मुर्गी ने बनाया है और सुबह शाम दाना खा के इसके अंदर छुप जाती है। बड़ी चतुर है। मगर बच के रहना, अब अगला नंबर मुर्गी तेरा ही है। और रघु ने उसे बाहर निकालकर व्यापारी को बेच दिया।
बेचारी मुर्गी काफी समय तक तो अपनी जान बचाती रही, लेकिन लकड़ी के घर ने उसकी जान तो बचाई, मगर हमेशा हमेशा के लिए उसे अब दूर भी करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि लकड़ी के घर में रहना अब उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि अब रघु ने जो उसे देख लिया था। हे भगवान, रघु ने मेरे सारे चीजों पर पानी फेर दिया। अब इस व्यापारी के साथ इसके घर जाना होगा। सोचती हूँ वहाँ चलकर एक और लकड़ी का नया घर बना लूंगी और अपना नया बसेरा तैयार कर लूंगी। और इस तरह मुर्गी अपने नए घर की तरफ व्यापारी के साथ चल पड़ती है।